वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास का इम्पोर्टेंस क्या है कि आप छत्तीसगढ़ में जो भी एग्जाम दे कंपटीशन एग्जाम देते हैं उसमें इसका वेटेज लगभग 2-3 क्वेश्चन का रहता है। तो 2-3 क्वेश्चन हर इन्हीं डायनेस्टियों से आते हैं। तो जितने भी डायनेस्टी रहे हैं मिडाइवल काल में, तो मिडाइवल काल कहने का मतलब इसमें हिस्टोरियन के बीच जो है काफी कॉन्फ्लिक्ट रहती है कि किसको माना जाए, कि एंशियंट काल का निर्धारण कैसे किया जाए, मिडाइवल काल किसको माना जाए, आधुनिक काल किसको माना जाए। इस पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट रही है, लेकिन काफी हिस्टोरियन जो एकमत होते हैं कि सब लगभग जो है 900 1000 ईस्वी से लेकर जो है लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी तक के काल को मिडाइवल काल मध्यकालीन काल माना जाता है, मध्यकाल माना जाता है। तो उस मध्यकाल में हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से डायनेस्टी, कौन कौन से एम्पायर यहाँ पे रूल कर रहे थे उसके बारे में हम आज समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के मध्यकाल में कौन कौन से डायनेस्टी रूल कर रहे थे छत्तीसगढ़ में। तो सबसे पहले जो डायनेस्टी थी नागवंश। नागवंश की जो दो शाखा यहाँ पे रूल कर रही थी। एक तो कवर्धा का भड़ी नागवंश और दूसरा जो है बस्तर का छिंदक नागवंश। नागवंश जो है दो पार्ट में डिवाइड थी, दो भाग में। एक कवर्धा का भड़ी नागवंश और जो है बस्तर में जो साउथ है, बस्तर में छिंदक नागवंश रूल कर रही थी। और वहीं पे अगर बात करें कांकेर की, तो कांकेर में सोमवंश रूल कर रही थी 13वीं 14वीं शताब्दी में। वहीं अगर बस्तर में एक और डायनेस्टी जो सबसे लंबे समय तक रही, आजादी से पहले और आजादी के बाद तक जो डायनेस्टी रूल करी है, काकती वंश। काकती वंश जो है 1324 मतलब 14वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक, 14वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक काकती। और सबसे जो जो प्रारंभिक डायनेस्टी कल्चुरी डायनेस्टी, वो 1000 से लेकर 1017 ईस्वी तक। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि सबसे पहले हमें कौन से डायनेस्टी को पढ़ना चाहिए। तो वे डायनेस्टी जो हमारे लिए छोटे हैं उसको सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए, समझना चाहिए। तो उसी के को पॉइंट को हम ध्यान रखते हुए आज हम जो डिस्कशन करेंगे कवर्धा के फड़ी नागवंश के बारे में। तो कवर्धा जो स्टेट है, कवर्धा जो 2003 में जिसका नाम चेंज किया गया था, तो कवर्धा का जो इस्टेब्लिशमेंट है, कवर्धा जो जिला बना था 1998 में। तो कवर्धा जो जिला बना था वहां पे पहले जो रूल कर रही थी जो डायनेस्टी, कवर्धा का एक फड़ी नागवंश वहां पे रूल कर रही थी। और वहां के जो फाउंडर थे, वहां का संस्थापक जो फड़ी नागवंश का संस्थापक था अहिराज सिंह, अहिराज देव या अहिराज सिंह माना जाता है। अहिराज को यहाँ का फाउंडर माना जाता है। वहीं अगर बात करें कि इस वंश के बारे में, फड़ी नागवंश के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, कौन से ऐसे अभिलेख है जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये डायनेस्टी प्रॉपर यहाँ पे रूल कर रही थी। तो वो जो है पचराही का पुरातात्विक साक्ष्य से पता चलता है कि यहाँ पे फड़ी नागवंशों का रूल रहा था। वहीं अगर बात करें इस वंश के राजाओं को, इस वंश के राजा है वंशी, हैहों के मांडलिक कहलाते थे। मांडलिक कहने का मतलब एक सामंती के तौर पर इस वंश के अंतिम शासक में कंचूरियों के अधीन इस वंश का जो अंतिम शासक मोहनिंग देव को माना जाता है कि इसने जो है कंचूरियों के अधीन शासन की। वहीं अगर बात करें तो जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ इनके रूल, या तो फिर इनके जो सीरीज क्रम के बारे में, वंशानुक्रम के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, या तो फिर कोई मोन्यूमेंट या स्थापत्य के बारे में, कोई कौन सा इस्टेब्लिश किया इस बारे में आता है। तो जो सबसे पहले जो शासक हुए, जो अहिराज के बाद उसका जो निचला शासक हुआ गोपाल देव ने क्या करवाया, भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया। गोपाल देव जो है भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाता है। उनका जो सहयोगी है लक्ष्मण देव राय। और जो चंदेल वंशों का जो एमपी में खजुराहो है, उसकी कंपेयर में छत्तीसगढ़ का जो है खजुराहो कहलाता है भोरम देव मंदिर। वही चंदेल ये मंदिर जो है
जो नॉर्थ में है तो नागर शैली से प्रभावित है, नागर शैली में बनी हुई है भोरम देव मंदिर। और वहीं अगर बात करें ये जो है नागर शैली चंदेल शैली में, ये जो भोरम देव मंदिर बना है, ये भोरम देव मंदिर कहाँ पे बना है, तो ये बना है ये मंदिर बना है चौरा ग्राम में, चौरा ग्राम में। और ये इन्होंने ही जो है इन्होंने सॉरी कवर्धा के छपरी के निकट, कवर्धा के छपरी के निकट जो है इनका इसका निर्माण किया गया। भोरम देव मंदिर छपरी ग्राम के जो है, चौरा ग्राम में भोरम देव मंदिर, छपरी के निकट जो है चौरा ग्राम है। हाँ, चौरा ग्राम जो है, चौरा ग्राम में भोरम देव मंदिर बनाया गया था गोपाल देव के द्वारा। उसके बाद जो शासक होते हैं वे रामचंद्र देव होते हैं। और रामचंद्र देव 14वीं शताब्दी में रूल करते हैं। 14वीं शताब्दी में जो है कवर्धा के चौरा ग्राम में छेरकी महल का निर्माण करवाते हैं। रामचंद्र देव छेरकी महल का निर्माण करवाते हैं 14वीं शताब्दी में। वहीं रामचंद्र देव की जो विवाह होती है, उनकी पत्नी, उनकी शादी जो होती है अंबिका देवी, कलचुरी डायनेस्टी के साथ, कलचुरी डायनेस्टी की पुत्री, कलचुरी वंश की जो पुत्री होती है अंबिका देवी के साथ जो है रामचंद्र देव का विवाह होता है। अंबिका देवी जी जो है मड़वा महल का निर्माण करवाती हैं। मड़वा महल का निर्माण 1349 मतलब 14वीं शताब्दी में करवाती हैं। और मड़वा महल में क्या है, मड़वा महल में शिवलिंग स्थापित है जो कि 16 स्तंभों में स्थापित है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है क्रम में। ऑप्शन 1 छेरकी महल जो है, छेरकी महल रामचंद्र देव के द्वारा बनवाया गया था। और दूसरा जो मड़वा महल है अंबिका देवी के द्वारा बनवाया गया था, जो कि 32 स्तंभों में स्टेब्लिश है। और दे देगा कि ए सही है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, फिर नॉन ऑफ दिस दे देगा। तो इसमें केवल ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वो 16 स्तंभों में नहीं, 32 स्तंभों में नहीं बल्कि 16 स्तंभों में स्टैब्लिश है। तो फाड़ी नागवंश के बारे में, कवर्धा के फाड़ी नागवंश के बारे में जो 3 शासक हुए उनके बारे में जानना है कि गोपाल देव भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाते हैं। वहीं रामचंद्र देव जो होते हैं छेरकी महल का निर्माण करवाते हैं चौरा चौरी ग्राम में। उनकी पत्नी अंबिका देवी मड़वा महल का निर्माण करवाते हैं 1349 ईस्वी में। और वहीं मोनिंग देव अंतिम शासक होते हैं। मोनिंग देव अंतिम शासक, रामचंद्र देव ने इनको, कलचुरी शासक जो है रामचंद्र देव ने इनको पराजित किया था। तो सबसे पहले फाउंडर जो इनके संस्थापक, फाड़ी नागवंश के संस्थापक जो हैं गोपाल देव हैं। और अंतिम शासक फाउंडर जो है अहिराज है। वही जो है अंतिम शासक मोनिंग देव है। फाउंडर अहिराज है और अंतिम शासक मोनिंग देव है। इस बात को याद रखना कि जो कवर्धा फाड़ी नागवंश है उसके जो संस्थापक है अहिराज देव हैं। और वहीं गोपाल देव, रामचंद्र देव और मोनिंग देव अंतिम शासक होते हैं, जो कि कलचुरियों के हाथों जो है पराजित होते हैं। तो ये था आज का हमारा फड़ी नागवंश के बारे में सामान्य जानकारी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कांकेर के सोमवंश के बारे में। वीडियो को कंटिन्यू जरूर करना ताकि आपका जो मिडाइवल हिस्ट्री है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर मिडाइवल हिस्ट्री आपका क्लियर होता है देन आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे छत्तीसगढ़ का तो वो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। डाउट बने रहता है, नहीं तो मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं हमारे एग्जाम में। जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं तो ये